वेलकम बैक क्लास। अब इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे संथाल्स के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पहाड़ियास के देख लिया। अब पहाड़ियास के बाद संथाल्स आते हैं दी पायनियर सेटलर्स। तो आप देखोगे कि कैसे ये सेटलमेंट अपना कंटिन्यू करते हैं और पहाड़ियास को ओवरटेक कर लेते हैं उन्हीं की सेटलमेंट में और उनको पुश कर देते हैं और ज़्यादा इंटीरियर में ऑफ दी फॉरेस्ट ना। अब आप देखोगे कि जैसे कि बकनन जो था ना, वो आपका फॉरेस्ट में चीज़ों को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था और उनको नोट डाउन करता रहा था ताकि वो गवर्नर जनरल को इन्फॉर्म कर सके क्या सारी चीज़ें फॉरेस्ट में अवेलेबल हैं, कैसे हम उनको अपने यूज़ में ला सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें। तो आप जब देखोगे कि वो फॉरेस्ट जाता है तो वहाँ पर उसको एविडेंस मिलता है कि जो ये रीजन है इसको एकदम कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। ये रीजन को आप देखो कि वहाँ पर रॉकी टेरेन था, मतलब रॉक्स ज़्यादा थे, उतनी ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं थी जिसको आप इजीली कल्टीवेट कर सको। बट इवन दो उसके बाद भी वहाँ पर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन लेबर था, मतलब जो ह्यूमन एफर्ट्स थे, ह्यूमन लेबर थे, दैट वाज एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड ताकि उस लैंड को कल्टीवेबल बनाया जा सके। और उसमें इसने लिखा है कि गुंजोरिया इज जस्ट सफिशिएंटली कल्टिवेटेड टू शो दैट व्हाट अ ग्लोरियस कंट्री दिस माइट बी मेड। मतलब रॉकी टेरेन होने के बावजूद इट वाज सो मच गुड कल्टीवेशन जो वहाँ पर था कि उसने सोचा कि अगर इस तरीके हम हर जगह पे कर दें तो इस कंट्री को हम कितना ज़्यादा ग्रेट बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो कंट्री को ग्रेट बनाने का मतलब ही इज़ टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश एम्पायर नाउ। फिर आप देखोगे कि सॉइल यहाँ पर रॉकी था बट अनकॉमनली फाइन। अब रॉकी चीज़ अगर है, रॉक है, पत्थर है, तो आप देखोगे कि वो चीज़ फाइन नहीं होगी ना, सैंड की तरह या फिर मिट्टी की तरह नहीं होगी। बट यहाँ पर क्या था कि सॉइल यहाँ पर रॉकी था बट वो फाइन भी था। तो आप देखोगे कि इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बकनर ने नोटिस करी और ऑब्ज़र्व किया कि ये चीज़ संथाल्स किस तरीके से करते हैं, उनको अब ऑब्ज़र्व करेगा कि कैसे वो अपने लैंड को कल्टीवेट करने के लिए प्रॉपर रॉक्स को जो है सेडिमेंट में कन्वर्ट करते हैं या फिर किस तरीके से वो लैंड को फर्टाइल बनाते हैं जो भी उनके पास अवेलेबल एरिया है। ठीक, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो संथाल्स हैं, दे हैड मूव्ड इनटू दिस एरिया अराउंड 1800, डिस्प्लेस द हिल फोक। हिल फोक कौन थे? हिल फोक थे पहाड़ियाज, है ना। हिल फोक हु लिव्ड ऑन दीज लोअर स्लोप्स क्लियर्ड द फॉरेस्ट एंड सेटल्ड द लैंड। मतलब जो इसके पहले पहाड़ियाज थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे, तो उन लोगों ने क्या किया, उनको डिफीट करके हटा दिया, लैंड को कैप्चर कर लिया, फॉरेस्ट क्लियर किया और अपना सेटलमेंट यहीं पर कंटिन्यू किया। फिर आप देखोगे कि कैसे राजमहल हिल्स में आते हैं संथाल्स आपके, है ना, क्योंकि राजमहल हिल्स में कौन था पहले? पहाड़ियाज थे। तो आपको देखना है कि राजमहल हिल्स में संथाल सब कैसे आते हैं। तो पहाड़ियाज की जगह संथाल्स आते हैं, सबसे पहले इनको लाते हैं ज़मींदार। ज़मींदार क्या करते थे, क्योंकि उनका पहाड़ियाज के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती थी, तो दे ब्रॉड संथाल्स कि आप यहाँ पर आओ और जो है लैंड को रिक्लेम करो कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, उनको इन्वॉल्व किया अपने साथ और बोला कि हम भी आपको भी लैंड देंगे, आप हमारे साथ कल्टीवेशन स्टार्ट करिए और पहाड़ियाज को यहाँ से हटाना है। फिर आप देखोगे कि पहाड़ियाज को ब्रिटिश भी हटाना चाहते थे, तो ब्रिटिश ने क्या किया, संथाल्स को और ज़्यादा बुलाया, है ना, उनको इन्वॉल्व किया और ब्रिटिश ने संथाल से कहा कि अब आप लोग इस कॉन्फ्लिक्ट को सही करो और यहीं पे सेटलमेंट हो जाए, है ना। मतलब सिंपल सा ये था कि एक पर्सन को रिप्लेस करके दूसरे ऐसे पर्सन को वहाँ पर फिक्स कर दो जो आपकी सुने। यही काम ज़मींदार का था, यही काम ब्रिटिश का भी था। तो उन लोगों ने इसीलिए पहाड़ियाज को हटाकर संथाल्स को वहाँ पर बुलाया। तो आप देखोगे कि संथाल्स जो है ज़्यादा बेटर उनको इसलिए लगे, क्यों? क्योंकि संथाल्स के पास एक सेंस ऑफ सेटलमेंट था, उनको एक जगह सेटल होना पसंद था। ठीक है, वो एक जगह सेटल हो जाते थे और वहाँ पे बार बार चीज़ें कंटिन्यू नहीं करते थे कि आज इस पैच ऑफ द फॉरेस्ट को क्लियर किया, लैंड वहाँ पर कल्टीवेट करी, फिर 4-5 साल बाद कहीं और। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल था ब्रिटिश के लिए भी, ज़मींदार के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर कौन रह रहा है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दे कैन क्या कहते हैं, फिक्स समवंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक आपका जो है पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी। आपको जब पता है कि जैसे किसी क्लास के क्लास टीचर की अगर बात करो कि किसी क्लास का क्लास टीचर अगर बार बार चेंज होता रहेगा तो नो सिंगल टीचर इज़ अकाउंटेबल कि क्लास में बच्चे बदमाशी कर रहे हैं या फिर सुन नहीं रहे हैं। अगर एक सिंगल टीचर होता है तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, दैट टीचर इज़ मेड अवेयर कि पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, किन बच्चों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कौन से बच्चे सही हैं, इस तरीके की चीज़ें। सिमिलर इज़ द केस विद संथाल्स। तो संथाल्स के बारे में
ब्रिटिश फॉर श्योर की एक जगह सेटल हो जाते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट क्लियर करके, तो ये ज़्यादा अच्छे से लैंड भी प्लॉ करते हैं, तो इन्हीं को सेटल कर देते हैं इंस्टेड ऑफ पहाड़ियाज। देन तो लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड को क्या किया जाता है, लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड को डिक्लेयर कर दिया जाता है एज लैंड ऑफ संथाल्स नोन एज दमने को, दमिने को, ठीक। फिर आप देखोगे कि द लैंड ग्रांट टू दी संथाल्स स्टिपुलेटेड दैट एटलीस्ट 1/10 ऑफ द एरिया वाज टू बी क्लियर्ड एंड कल्टिवेटेड विद इन द फर्स्ट 10 ईयर्स। तो इस तरीके से उनको लैंड ग्रांट दिया गया। लैंड ग्रांट मतलब उनको एक पैच ऑफ लैंड दे दिया, एरिया ऑफ लैंड दिया कि आपको इसमें ग्रो करना है, इस तरीके की चीज़ें, कि यहाँ पर आपको एटलीस्ट 1/10 ऑफ द एरिया क्लियर करके उसमें कल्टिवेशन स्टार्ट कर देना है पहले 10 सालों में। तो उससे क्या होगा कि एक सेंस ऑफ सेटलमेंट बन जाएगा, क्योंकि वो फिक्स रहेंगे उसी जगह पर, कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है। फिर आप देखते हो कि आफ्टर द रिमार्केशन ऑफ दमने को क्या था, अगेन लैंड ऑफ दी संथाल्स। तो आपको समझना है दमने को जो है, दमिने को, आप देखोगे कि संथाल्स के सेटलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि उनके पास अब एक फ़िक्स लैंड हो गई। क्या हुआ देखिए, ये लैंड है, ये फिक्स कर दी गई। अब संथाल्स को बोला गया कि आप इस लैंड पर जो है अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करिए, अब आपको यहीं पे रहना, कहीं आपको बार बार सेटलमेंट के लिए जाना नहीं है। तो दे गॉट अ प्लेस टू सेटल, दे गॉट अ प्लेस टू रिसाइड। तो यहाँ पर आप देखते हो कि जैसे ही एक सेंस ऑफ परमानेंसी, एक सेंस ऑफ परमानेंट डेवलपमेंट या रेजिडेंस का फीचर आता है, यू फाइंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन बढ़ती है। यहाँ पर भी सेम केस हो रहा था। क्या केस हुआ, संथाल्स पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम अ मेयर 3000 टू 82,000, 3000 से 82,000 इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती। क्यों, क्योंकि इनके पास एक फिक्स्ड क्राइटेरिया है, फिक्स सेटलमेंट है, लैंड इनके पास प्रॉपर है, तो इनको बार बार लैंड ढूंढनी नहीं पड़ेगी। तो दीज पीपल आर नाउ नॉट वरीड अबाउट लैंड ऑक्यूपेशन एंड चीज़ सेटलमेंट को लेकर। तो अभी रिलैक्सड है, चीज़ों को उनको पता है, सस्टेनेंस हो जाएगा। तो अब इस तरीके से पॉपुलेशन ग्रो करती है। फिर आप देखोगे कि संथाल मिथ्स एंड सॉन्ग्स ऑफ द 19th सेंचुरी रेफर वेरी फ्रिक्वेंटली टू द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल। तो ये सब जो है ट्रैवल की बात, अगर आप देखो कि पहले लोग ट्रैवल करते थे, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, ऑल दीज यू कैन थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन यू कैन फाइंड इन संथाल मिथ्स एंड सॉन्ग्स ऑफ द 19th सेंचुरी। वही जो आपके फोक सॉन्ग्स होते हैं ना, जो आपके गाने बजाने जैसे होता है ना, कि आपने देखा हो कई बार ट्राइब्स में या फिर गांव में आप सुनते हो लोग गाना 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 गाते हैं, तो गाने एक स्टोरी बताते हैं, स्टोरी के फॉर्म में, है ना। पहले एंटरटेनमेंट नहीं होता था, तो उसके लिए क्या करते थे, लोगों ने गाने गाना शुरू किया अपने बच्चों को आगे स्टोरी बताने के लिए, है ना, कहानियाँ शुरू करी, फोक टेल्स और फोक सॉन्ग्स, इस तरीके की चीज़ें से। देन फिर आप देखोगे कि संथाल्स के सेटलमेंट से क्या होता है कि पहाड़ियाज के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, क्योंकि पहाड़ियाज को जो है ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो होती है, बट पहाड़ियाज संथाल्स से ज़्यादा प्रॉपरली आपके टैकल नहीं कर पाते उस सिचुएशन को, और उनको जाना पड़ता है फॉरेस्ट के डीपर एरियाज़ में, मतलब आपको इंटीरियर ऑफ द फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आउटर एरियाज़ में जहाँ पर लैंड कल्टिवेट कर सकते हैं वहाँ पर संथाल्स का सेटलमेंट हो गया है। तो आप देखोगे कि वो ज़्यादा मूव करते हैं तो ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर बैरन और रॉकी लैंड होगा, ठीक है, लैंड फर्टाइल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब हायर रीचेस ऑफ दी आप माउंटेन पर पहुँचोगे, पहाड़ों पर पहुँचोगे, तो वहाँ पर ज़्यादा फर्टाइल लैंड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उतना अच्छे से रिसोर्सेज का एक्यूमुलेशन नहीं होता है, पानी का डेवलपमेंट, पानी का पहुँचना मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से यू विल फाइंड लैंड देयर बैरन एंड रॉकी। तो आप देखोगे कि पहाड़ियाज के लिए प्रॉब्लम शुरू होती है, और वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर जो डिपेंड करते थे अब वो नहीं कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट को या तो क्लियर कर दिया गया या फिर वहाँ पे संथाल सेटलमेंट हो गया है। तो उससे उनके पास लिमिटेड पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट बचते हैं। अब लिमिटेड पैचेस को जब आप क्लियर करके 4-5 साल में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के थ्रू ग्रो करोगे एंड मूव ऑन करोगे, तो नए पैच ग्रो होने में इट विल टेक सम टाइम। तो इससे क्या होता है कि उनके पास लैंड की कमी पड़ रही थी, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि वो जो फर्टाइल सॉइल्स हैं वो उनकी रीच से बाहर चले जाते हैं, है ना। फर्टाइल सॉइल्स उनकी रीच में रहते ही नहीं है पहाड़ियाज की, तो उनके कल्टीवेशन पे, उनके शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि संथाल्स ने भी क्या किया था, मैंने अभी आपको बताया कि मोबिलिटी मतलब लाइफ ऑफ मोबिलिटी, वही मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहाँ पे सेटल होना, फिर दूसरी जगह मूव ऑन करना, इस चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया
और एक जगह सेटल हो गए, और अब वो कमर्शियल क्रॉप्स या फिर जो क्रॉप से इनको ज़्यादा पैसा अर्न होता था, ज़्यादा उनका प्रॉफिट होता था, उस तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करने लगे। तो आप देखो कैसे एक लाइफ ऑफ मूवमेंट से लाइफ ऑफ सेटलमेंट इनका शिफ्ट होता है, ठीक है, ट्रांसेंड करता है मूवमेंट से आपका सेटलिंग की तरफ। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ संथाल्स ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के साथ इंटरेक्ट करते थे, तो इन्होंने ट्रेड करना सीखा, मनी लेंडर से मनी लेना, है ना, मतलब ज़्यादा इनकॉर्पोरेशन इनका हुआ मॉडर्न इकोनॉमी में, या फिर आप कह सकते हो एक असिमिलेशन होता है सोसाइटी में। तो संथाल्स ने ज़्यादा अच्छे से असिमिलेशन हुआ उनका एज़ कम्पेयर टू पहाड़ियाज। फिर आप देखोगे कि संथाल्स, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम के बाद समझते हैं कि लैंड जो हम लोगों को कल्टीवेशन के लिए दी गई थी वो अब धीरे धीरे हम लोगों से छीनी जा रही है इन द फॉर्म कि उस पर टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट बढ़ा रही है, ठीक है ना, टैक्स ज़्यादा बढ़ा रहा है लैंड पर। और जो संथाल्स ने क्या कहते हैं लैंड क्लियर करी थी जो पैसे लिए थे मनी लेंडर्स से, तो वो लोग भी इनसे अब हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मनी लेंडर्स को मनी लेंडर्स वर कॉल्ड एज डीकूज, ये आपको ध्यान रखना है। MCQs के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो वन वर्ड वाले होते हैं कि मनी लेंडर्स को क्या कहते हैं, मनी लेंडर्स को कहते हैं डीकूज, है ना। देन तो आप यहाँ पर देखोगे कि वो लोग ने अब ऑब्जर्व किया संथाल्स ने कि गवर्नमेंट भी टैक्स ज़्यादा लगा रही है और लेंडर्स भी हम लोगों से पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब अब हम लोग काम अच्छा कर रहे हैं, तो दीज पीपल आर अगेंस्ट अस, और हम लोगों को यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन काइंड ऑफ हो रहा है, स्टार्ट होना शुरू हुआ है, अभी एग्जैक्टली हुआ नहीं है। देन फिर आप देखते हो कि जो है संथाल्स में क्या होगा कि रेबेल करेंगे ज़मींदार्स के अगेंस्ट, मनी के अगेंस्ट एंड ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट के अगेंस्ट। क्योंकि इनको पता है कि ये लोग हमसे ऊपर बैठे हैं और यही लोग रेवेन्यू के नाम पर टैक्स बढ़ाते हैं, है ना, लैंड छीन लेते हैं, लैंड ग्रैब कर लेना, इस तरीके की चीज़ें। तो ये रेबेलियन करेंगे और आप देखोगे कि संथाल रिवोल्ट होता है 1855-56 में कि संथाल ने जो है रिवोल्ट कर दिया। ये आप एक पिक्चर भी देख सकते हो, ठीक है, कैसे ये ब्रिटिश के अगेंस्ट ये लोग एक रिवोल्ट कर रहे हैं, इनसे बैटल हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस बैटल के बाद क्या होता है, संथाल परगना एक क्रिएट करते हैं जगह, संथाल परगना, कार्विंग आउट 5500 स्क्वायर माइल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भागलपुर एंड बीरभूम। 5500 स्क्वायर मील्स का एरिया जो है इनके लिए कार्व आउट कर देते हैं कि दिस एरिया इज़ नाउ फिक्स्ड फॉर संथाल्स। और यहाँ पर जो भी लॉज होंगे वो संथाल्स अपने जो है लॉज को कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं और उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसका पर्पस क्या था, ब्रिटिश का पर्पस सिर्फ एक ये था, आप इसी समझिएगा कि किसी तरीके से सिचुएशन को पैसिफाई कर सके, सिचुएशन को कंट्रोल में ला सके, और एक सेंस ऑफ, जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को लॉलीपॉप दे दिया तो बच्चे चुपचाप शांति से खड़े हो गए, रो रहा था कोई बच्चा, उसको तुरंत कोई टॉफ़ी चॉकलेट एनीथिंग यू प्रोवाइडेड दैट चाइल्ड विद समथिंग लाइक दैट, तो वो तुरंत चुप हो गया। सेम वॉज द केस विद संथाल्स को ये लैंड दे दी गई। इस लैंड के बाद बोला गया कि आप यहाँ पर लॉज अपने कंटिन्यू करिए, अपनी चीज़ों कंटिन्यू करिए एंड इसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो क्या होता है कि उससे वो लोग पैसिफाई हो जाएंगे, सिचुएशन टोन डाउन हो जाएगी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर आप देखो अकाउंट्स ऑफ दी बकनन के अकाउंट्स आप देखोगे तो आपको ये समझना है कि अब हम यहाँ पर कि वो क्या लिखता था, क्या ऑब्जर्व करता था और क्या चीज़ें वो डिस्कस करके बताता था गवर्नर जनरल को या फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था, सिंपल सी बात हम लोगों को पता है, सर्जन था गवर्नर जनरल का, तो वो उसी की पेरोल पे होगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही वो एम्प्लॉय होगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिज जर्नीज वर नॉट सिंपली इंस्पायर्ड बाय द लव ऑफ लैंडस्केप, रादर डिजायर टू डिस्कवर द अननोन। इसका जो है जो पेंटिंग्स ही करता था ना, हम लोगों ने देखी है पेंटिंग्स बना रहे हैं, तो इसका ये नहीं था कि नेचुरल पेंटिंग बनाएंगे, लोगों को बताएंगे चीज़ें कितनी सुंदर हैं यहाँ पर। सिर्फ एक पर्सपेक्टिव था कि हम सर्वे करें, वहाँ के रिसोर्सेज को ऑब्जर्व करें, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या बेनिफिट ईस्ट इंडिया कंपनी को हो सकता है, कैसा फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, किस तरीके के पेड़ लगे, किस तरीके की लैंड है, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि
इसके साथ हमेशा आप देखोगे कि ड्रॉट्समैन, सर्वेयर्स, पैलंक्विन बेयरर्स एंड कुलीज, ये सब लोग जाते थे जिनका हर कोई ना कोई टास्क होता था। ठीक है, तो पैलंक्विन बेयरर्स वही जो डोली उठाते, डोली है ना, जैसे शादी में आपने देखा होगा, ये जो दुल्हन जाती है तो ऐसे डोली होती है ना, तो दो लोग यहाँ पे इसको उठाए हैं, ये आपका जो है, ठीक। तो ये डोली काइंड ऑफ पैलंक्विन बेयरर्स एंड कुलीज हैं, ये सारी चीज़ें जाती थी सामान के साथ। सर्वेयर्स एंड ड्रॉट्समैन, तो इन लोगों का काम होता था कि वहाँ पर जाकर चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ठीक है, लैंड को ऑब्जर्व करना, टोपोग्राफी को ऑब्जर्व करना, उन चीज़ों को नोट डाउन करना, फिर जाकर वापस रिपोर्ट करना, ताकि उस हिसाब से प्लान बनाया जा सके और चीज़ों को कैप्चर करने के लिए एक फॉर्मुलेट कर सके प्रॉपर प्लानिंग। ठीक, फिर आप देखोगे कि बकरन हैड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कि उसको क्या देखना है, क्या रिकॉर्ड करना है। तो ये सारी चीज़ें क्यों, ये सारी चीज़ें इसलिए बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्पस सिर्फ ये था कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सके। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि हम कहाँ से ज़्यादा रिसोर्सेज ले सकते हैं, उस ऑब्जर्वेंस के लिए लोगों को भेजा, तो उसमें वन ऑफ द पीपल वॉज बकनन। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो आप देखोगे कि बकनन जब डिस्क्राइब करता है चीज़ों को, तो प्रॉपर कि यहाँ पर इस तरीके के ट्रीज़ फाइंड होते मिलते हैं, आप इस तरीके के मिनरल्स मिलेंगे, इस तरीके के रॉक्स होंगे, ये क्वालिटी ऑफ सॉइल है यहाँ पर, इस तरीके के सेटलर्स हैं यहाँ पर, ये ट्राइब्स रहती हैं, वो ट्राइब्स आपके लिए डेंजरस हैं या फिर ईजी हैं समझने के लिए। पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन डिस्क्रिप्शन, और उसी बेसिस पर चीज़ें प्लान आउट होंगी आगे के लिए। ठीक, फिर अ रिवोल्ट इन दी कंट्री साइड दी बॉम्बे डेक्कन। तो अब हम लोग आते हैं आपके बंगाल में, सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली, संथाल के बारे में समझ लिया, पहाड़ियास के बारे में समझ लिया। नाउ वी विल कम टू बॉम्बे, है ना, कि बॉम्बे में वहाँ पर क्या हो रहा है, आपके जो महाराष्ट्र वाला रीजन है बॉम्बे डेक्कन, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में, वहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हो कि जैसे रिवोल्ट हो रहा है ना, रिवोल्ट हो रहा है, तो किस तरीके का रिवोल्ट हो रहा है, क्यों रिवोल्ट हो रहा है, रीजंस क्या हैं उसके, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, क्या कर सकते हैं, क्या सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका है, ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे ओवरऑल पर्सपेक्टिव से, देन वी विल गेट टू नो कि वहाँ पर एक्चुअल में एक क्या सीन चल रहा था। क्योंकि आपको समझना है, अगर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो हम लोग एक डॉक्यूमेंट्स को समझेंगे, उससे बाकी डॉक्यूमेंट्स को रिलेट करेंगे या सोर्सेज को रिलेट करेंगे, देन वी कैन फाइंड कि हाँ यहाँ पर रिवोल्ट हुआ, तो रिवोल्ट के रीजंस क्या थे, रिवोल्ट को रीजंस सब पैसिफाई करने के लिए रिवोल्ट को क्या चीज़ें करी गई, और कंपनी ने वहाँ पर क्या नई पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी, इस तरीके की चीज़ें आप देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जो आपका 1875 में एक रिवोल्ट हुआ डेक्कन में। ठीक है, 1875 में आपका डेक्कन में रिवोल्ट होता है, पूना में। तो आप देखो अकाउंट बुक्स आर बर्न्ड, इसमें पहला टॉपिक है। तो आप देखो सबसे पहले क्या है कि द मूवमेंट बिगैन एट सूपा, अ लार्ज विलेज इन पूना, प्रेजेंट डे पुणे डिस्ट्रिक्ट। सूपा में एक पूना में जगह है, वहाँ पर 12 में 1875 को वहाँ पर सबसे पहले देखते हो रेवत आपको पता है, अभी हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, जो लोग पेजेंट्स होते हैं, है ना, खेत पे जो काम करते हैं, फील्ड में जो काम करते हैं, तो वर सराउंडिंग रूरल एरियाज गैदर्ड एंड अटैक द शॉपकीपर्स डिमांडिंग द बही खाताज and debt bonds be burnt, the khatas looted grain shops and some cases set fire to the houses of the साहूकार। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप सिचुएशन देखो, एक आपको पहली पिक्चर जो समझ में आती है चीज़ों की, कि इस गांव में सूपा विलेज में पूना डिस्ट्रिक्ट के एक रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट किसके अगेंस्ट हुआ, जो लोग मनी लेंडर्स थे, है ना, साहूकार जो मनी लेंडर थे, ट्रेडर थे, इनके अगेंस्ट हुआ। इन लोगों की दुकान पर अटैक किया गया, घरों पे अटैक किया गया, इनके जो अकाउंट बुक्स थी उनको जला दिया गया ताकि कोई अकाउंट का डेटा ना रहे। अब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही थी, क्योंकि इन लोगों ने पैसा लिया था। ठीक है, पैसा लेने के बाद अभी आप आगे पढ़ोगे जब आप देखते हो कि साहूकार बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड करते थे। मतलब अगर 100 रुपये पे 10% इंटरेस्ट है तो पीपल शुड पे 110, और ये लोग क्या करते थे, 100 रुपये की जगह कई बार 1000 रुपये ले लेते थे। तो आप इस तरीके से देखो कि ये तो आपका 10 टाइम्स हो गया ना, 100% से भी ज़्यादा आपका हो गया ना ये तो चीज़ें। तो आपको ये सारे रीज़न समझने कि क्यों वहाँ पर अटैक हुए। ठीक है, साहूकार अटैक हुए, उनके अकाउंट बुक्स बंद कर दी गई, डेट बॉन्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि कोई डेटा ना बचे कि किसने कितना लोन लिया है, सब चीज़ें एंड हो जाएं। ठीक है,
तो इसमें आप देखते हो कि एज द रिवोल्ट स्प्रेड ब्रिटिश ऑफिशियल सॉ द स्पेक्टर ऑफ 1857। अच्छा, अब ब्रिटिश लोगों के क्या हुआ, इन लोगों को तुरंत शक हुआ, दे फेल्ट क्या कहते हैं, इंस्टेंट मेमोरी उनकी एक हिट हुई कि जो है ये चीज़ दोबारा से 1857 का रूप कहीं ना ले ले, है ना। इट शुड नॉट टेक द अगली टर्न ऑफ 1857। तो उन लोगों ने इसको तुरंत सप्रेस करने के लिए तुरंत ट्रूप्स को मोबिलाइज किया, लोगों को अरेस्ट किया और कॉन्विक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि 1857 की तरह ये मूवमेंट सॉरी ये मूवमेंट आपका ब्रिटिश के अगेंस्ट ना स्टार्ट हो जाए। तो अब इसके रीजन हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला रीज़न आपका आता है अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम। न्यू रेवेन्यू सिस्टम का मतलब क्या हुआ, अभी हम लोगों ने देखा कि बंगाल में आपका परमानेंट सेटलमेंट चल रहा था, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट चल रहा था, वहाँ पर सेटलमेंट फिक्स थी, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन तो कुछ था नहीं, उन्होंने फिक्स कर दिया था, अगर कम भी है तो भी आपको देना है उतना, ज़्यादा है तो भी आपको उतना ही देना है। तो क्या होता है कि 1810 के बाद जब एग्रीकल्चर प्राइसेस बढ़ने लगते हैं और प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो पैसा भी जनरेट होगा, तो जो इनकम थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो इंक्रीज नहीं होती है ना, वो इंक्रीज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप देखो उन्होंने फिक्स कर दिया था आपका सेटलमेंट, तो जब क्या होता है इंक्रीज नहीं होती तो वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना सोचते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम कैसे बढ़ाएं। तो जब वो लैंड रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सोचते हैं तो जो दूसरी टेरिटरीज उन्होंने कैप्चर करी थी, एनेक्स की थी, वहाँ पर ये लोग कहते हैं कि नाउ वी विल मेक अनदर फॉर्म ऑफ रेवेन्यू सिस्टम। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम जो है अलग तरीके का सिस्टम बनाएंगे। इस सिस्टम में क्या होगा कि जो आपका पहले एक सिस्टम चला आ रहा था कि जैसे लैंड का कल्टीवेशन हुआ, उसमें से क्रॉप प्रोड्यूस हुआ, आप समझिएगा इस बात को कि लैंड पे कल्टीवेशन हुआ, उसमें क्रॉप का प्रोडक्शन हुआ। तो इन लोगों ने, ब्रिटिश ने क्या कहा कि जो पैसा कमाते हैं, ठीक है, टैक्स आप 100 रुपये लेते हो प्रोड्यूस पे, और जो एक्स्ट्रा आता है पैसा वो पेजेंट्स या फिर ज़मींदार उसको प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते हैं। देखिए फिर से समझिए, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा चीज़ें, कि 10% टैक्स फिक्स है, मान लीजिए 10% टैक्स फिक्स है, इनकम जनरेट हुई 100 रुपीज़ की, इनकम जनरेट हुई 100 रुपीज़ की, तो क्या होगा कि इस पर टैक्स 10% ले लिया गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, 10 तो कम बता रहा हूँ, मान लेते हैं 40% ले लिया, ठीक है, तो इनके पास 60 बचा, 60 सरप्लस बचा। अब क्या हुआ, चलो 60 बच गया, इन्होंने अपने यूज़ के लिए, ज़मींदार ने पेजेंट्स को कुछ लोन दे दिया, कुछ अपने यूज़ के लिए कर लिया, इसमें काम चला लिया। बट अगर यही प्रोडक्शन 1000 रुपीज़ का होता है और फिर भी आप जो है 400 ही लेते हो, ठीक है, तो ये आपका 600 पड़ेगा, ठीक है। अभी 600 जो अमाउंट है, ये ब्रिटिश ने कहा कि रिकार्डियन मेथड था, डेविड रिकार्डो उस समय के फेमस इकोनॉमिस्ट थे, तो उनके सिस्टम को समझ के ब्रिटिश ने कहा कि जो ये एक्स्ट्रा पैसा है, ये ज़मींदार हो गए या फिर पेजेंट्स हो गए, ये प्रोडक्टिवली यूज़ नहीं करेंगे, मतलब ये पैसा वेस्ट जाएगा, वो अपने किसी काम में लगा देंगे, इससे प्रोडक्शन में काम नहीं लगाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा जनरेट होता है सरप्लस, इस टैक्स के अलावा उस पर भी हमको टैक्स लगाना चाहिए, सरप्लस पे भी टैक्स होना चाहिए, ये चीज़ इन्होंने बोली। तो सरप्लस पे जब टैक्स होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि ब्रिटिश के पास एक्स्ट्रा पैसा आएगा एंड देन दे कैन यूटिलाइज दैट मनी इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इस तरीके की बातें इन्होंने करी। इनका पर्पस ना एग्रीकल्चर को डेवलप करना था, ना इनका पर्पस कुछ और करना था, बेनिफिशियल इनके लिए बेनिफिट इनका किसी और को नहीं देना था, सिर्फ और सिर्फ दे वांटेड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज मच दे कैन। तो सिमिलर चीज़ें यहाँ पर आप देखते हो, है ना, कि इन्होंने कहा कि जो एक्स्ट्रा पैसा होगा अब उस पर भी टैक्स लगेगा। तो परमानेंट सेटलमेंट में पहले फिक्स था पैसा, अब इन्होंने यहाँ पर नया सिस्टम डिवाइस किया कि हम यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा उस पर भी टैक्स लगेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखते हो। तो रेवेन्यू सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉम्बे डेक्कन केम टू बी नोन एज रेओतवारी सेटलमेंट, रेओतवारी सेटलमेंट। इसमें क्या था, इसमें ज़मींदार से कोई इंटरेक्शन नहीं होता था, इसमें डायरेक्टली रेओत जो पेजेंट एंड फार्मर्स जो भी आप कह लो, जो खेत पे काम करते थे, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते थे, उनसे डायरेक्टली सेटलमेंट होता था, ठीक है। तो इनकी एवरेज इनकम
निकाली जाती थी एवरेज इनकम, कि इनके पास अगर 10 फील्ड है, ठीक है, मान लेते हैं ये है, मान लीजिए 10 फील्ड है, ठीक है, हाँ 10 फील्ड आपके हैं, तो इन 10 फील्ड का एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। एवरेज निकाल के इन्होंने क्या किया, जब एवरेज निकाल लोगे तो आपको उतनी इनकम देनी है क्यों? क्योंकि आपका कहीं पर ज़्यादा रेवेन्यू होगा जनरेट, कहीं पर कम रेवेन्यू जनरेट होगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि हम ओवरऑल एवरेज वैल्यू निकाल कर चीज़ों को करेंगे और लैंड को हर 30 ईयर्स पे सर्वे किया जाएगा ताकि रेवेन्यू रेट्स को बढ़ाया जा सके। क्योंकि प्रोडक्शन आपको पता है, तो इन्होंने इसीलिए 30 ईयर्स का टाइम पीरियड रखा कि 30 साल का टाइम पीरियड इसलिए है, एक बड़ा टाइम स्पैन भी है। उसके बाद हम लोग रीअसेस करेंगे, रीसर्वे करेंगे और रेवेन्यू रेट्स को इंक्रीज कर देंगे, ठीक। फिर आप देखो रेवेन्यू डिमांड एंड दी पेजेंट डेट। अ फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन दी बॉम्बे डेक्कन वाज मेड इन दी 1820s। पहली रेवेन्यू सेटलमेंट कहाँ में होगी? 1820s में। तो आप देखते हो रेवेन्यू दैट वाज डिमांड वाज सो हाई दैट इन मेनी प्लेसेस पेजेंट्स डिजर्टेड देयर विलेजेस एंड माइग्रेटेड टू न्यू रीजन्स। अब आप देखो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें सोची कि ऐसा करेंगे और बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस हो जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या आई कि इन्होंने जब डिमांड किया तो इतना ज़्यादा हाई डिमांड रखते थे ये लोग। वही सोच थी कि डिमांड अभी ज़्यादा करेंगे, जब प्रोडक्शन बाद में बढ़ जाएगा तो अपने आप उस चीज़ का ब्रंट लोगों पर नहीं पड़ेगा, लोग जो है पेमेंट कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब इतनी ज़्यादा हाई डिमांड रखते हो तो लोगों ने यहाँ पर क्या करना शुरू किया, लोग अपनी ज़मीन छोड़ के, अपने गांव छोड़ के, दे लेफ्ट देयर होम्स एंड मूव्ड ऑन टू द न्यू रीजन, जहाँ पर वो जाएं जहाँ पर सेटल, जहाँ पर रेवेन्यू इतना ज़्यादा ना एक्सट्रैक्ट करती हो ब्रिटिश, है ना, या फिर जहाँ पर अभी उतना ज़्यादा तरीके से रेवेन्यू सिस्टम ना इम्पोज हुआ हो, ठीक है। फिर आप देखोगे कि ये चीज़ थी। साथ ही साथ जहाँ पर अगर पुअर सॉइल है या फिर रेनफॉल प्रॉपर नहीं हो रही है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में आज भी और पहले भी इंडियन एग्रीकल्चर इज़ डिपेंडेंट अपॉन मानसून। इंडियन एग्रीकल्चर इज़ डिपेंडेंट अपॉन मानसून, ये आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो इंडिया में है वो मानसून पे डिपेंड करता है, उस टाइम पर भी था। तो सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आपने ही समझा कि जब वहाँ पर रेन भी नहीं हो रही है, सॉइल भी प्रॉपर नहीं है, पुअर सॉइल है, तो कैसे लोग पैसा देंगे। तो इस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, ठीक है। फिर कलेक्टर जो इंचार्ज थे जिनको रेवेन्यू कलेक्शन करना था, ठीक है, उनको भी अपना जो है डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कि हम बहुत एफिशिएंट हैं, हम बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आप देखोगे कि प्रॉब्लमैटिक तरीके से लोगों से रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते थे। प्रॉब्लमैटिक तरीका मतलब हो गया कि लोगों पर इम्पोजिशन इतना ज़्यादा था, पावर का यूटिलाइज करते थे, फोर्सफुल एक्सट्रैक्शन ऑफ रेवेन्यू था, इस तरीके की चीज़ें, है ना, कि पूरे पूरे विलेज पर फाइन लगा दिया। अगर कोई पेमेंट नहीं कर पाया तो उन्होंने बोला कि अगर कोई पेमेंट नहीं कर पाएगा तो ईच एंड एवरीबडी विल बी फाइंड, है ना, इस तरीके की चीज़ें। इसका पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ ये था कि पीपल विल पे फॉर द रेवेन्यू नो मैटर वॉट। अगर उनका क्रॉप फेल हुआ है तो भी, क्रॉप नहीं फेल हुआ है तो भी। सिमिलर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जैसे आपको परमानेंट सेटलमेंट में मिली थी। तो आप देखोगे यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं भाई। एग्रीकल्चर के प्राइस फिर से कम हो जाते हैं, कैटल की पॉपुलेशन कम हो जाती है, तो इससे चीज़ें क्या होती है, इनकम इम्पैक्ट पड़ती है, और इनकम इम्पैक्ट होगी तो ये लोग प्रॉपरली जो है आपका क्या कहते हैं रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो पेमेंट कैसे करेंगे ब्रिटिश को, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें। फिर अनपेड बैलेंसेस बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब इस टाइम पर क्या करेंगे, अब इस टाइम पर एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, नए लोग इमर्ज करेंगे। कौन? मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स यहाँ पर आएंगे काम में। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ, लोगों के पास जब टैक्स को देने के लिए पैसा नहीं है लोगों, या फिर उन्होंने टैक्स में दे दिया, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या करेंगे, पीपल विल गो टू मनी लेंडर्स एंड दे विल बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, और वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके की चीज़ें करेंगे। तो आप देखोगे कि जब ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं आफ्टर अ लिमिट, तो लोगों के ऊपर बर्डन बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो जो कल्चर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, इट इज़ नॉट इनफ, उससे पूरा टैक्स चला जाता है, तो अपनी लाइफ कैसे सस्टेन करेंगे भाई? टैक्स देने के बाद अपनी लाइफ भी तो सस्टेन करनी है, फैमिली को भी तो फीड करना है, तो हाउ आर वी गोइंग टू फीड आवर फैमिली? सो दे डिसाइडेड टू टेक आउट अ लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड यूटिलाइज दैट मनी फॉर फैमिली। इस तरीके से देखोगे कि एक बार लोन लिया, फिर उसको पेमेंट करने के लिए दूसरी बार किसी और से लोन लिया, अब उसका पेमेंट नहीं कर सकते, फिर किसी और से लोन लिया। इस तरीके से मल्टीपल मनी लेंडर से लोन लेते गए और माउंट उन पर होती गई डेट, ठीक है। तो जब डेट बढ़ती जाएगी तो प्रॉब्लम सिचुएशंस अराइज होंगी।
फिर आप देखो देन केम दी कॉटन बूम। अब कॉटन बूम में क्या था कि 1860s के पहले आप देखो कि 3/4 ऑफ द रॉ कॉटन इम्पोर्ट्स ऑफ द ब्रिटेन केम फ्रॉम अमेरिका। अब ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉब्लम थी क्या कि अमेरिका के ऊपर हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कॉटन के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने यहाँ पे पढ़ा कि कॉटन जो है सबसे ज़्यादा 1860s के पहले जो ब्रिटिश एम्पायर में कॉटन आता था रॉ कॉटन, दैट वाज फ्रॉम अमेरिका। क्योंकि वहाँ पर स्लेवरी चल रही थी, आपको पता है ना, ब्लैक्स की स्लेवरी चल रही थी। तो उन लोगों से काम करवाते थे प्लांटेशंस पे क्रॉप के, कॉटन के। तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, चीज़ें हैं, है ना, काम लगातार करवा रहे हैं। तो वो बहुत ईजी हो जाता है कि उनके लिए बहुत कम प्राइस पर चीज़ों को बनाना। अब वहाँ पर क्या हुआ 1860s के बाद आप देखते हो वहाँ पर सिविल वॉर होता है, जब एब्राहम लिंकन वाली सिचुएशन होती है ना कि स्लेवरी को आपको जो है अबॉलिश करना है। तो वो सिचुएशन वहाँ पर होती है। तो उससे क्या होता है कि ब्रिटिश को धीरे धीरे लगता है मैन्युफैक्चरर्स को यार कि अब वहाँ पर अगर ऐसी प्रॉब्लम होगी तो हमारे लिए कॉटन जो है प्रोडक्शन बहुत महंगा हो जाएगा, अब हमें कुछ और करना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, इंडिया में चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो 1857 में आप देखोगे कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन ब्रिटेन एंड 1859 मैनचेस्टर कॉटन कंपनी वहाँ पर बनेगी। फिर उसका पर्पस क्या था कि दुनिया में जहाँ जहाँ ब्रिटिश की कॉलोनीज़ हैं या फिर जहाँ पर हो भी सकती हैं, हर जगह हम अपने कॉटन कल्टीवेशन को बढ़ाएं। क्योंकि कॉटन कल्टीवेशन को बढ़ाने का मतलब ये नहीं था कि जिस कंट्री में वो हैं तो उसको प्रॉस्पर करें या प्रॉस्पेरस बनाए कंट्री को, नहीं। द सोल पर्पस वॉज कि हम अपना रेवेन्यू, अपने रॉ मटेरियल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि वहाँ अमेरिका में जैसे ही सिविल वॉर की सिचुएशन हुई 1861 में, तो वहाँ पर जो रॉ कॉटन का इम्पोर्ट था वो भाई गिर गया। क्यों? क्योंकि जब वॉर होता है तो वॉर में डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन में आपको पता है एग्रीकल्चर में डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके वजह से रॉ कॉटन की वहाँ पर जो है सप्लाई कम हो जाती है और इंडिया में वो चीज़ बढ़ जाती है। और इंडिया में प्रमोट किया जाता है कि आपको लोन दिया जा रहा है, आप कॉटन के प्लांटेशंस लगाइए, यहाँ पर आप कॉटन ग्रो करिए। तो जब आप कॉटन ग्रो करेंगे तो वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से इंडिया में इन लोगों ने कहा कि फॉर आर बेनिफिट अब हमको इंडिया में कॉटन ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो है लोगों के पास यहाँ पर इंडिया में पैसा आने लगा, पेजेंट्स के पास, रियोट्स के पास, उन लोगों को एडवांस में पैसा मिलने लगा। क्यों? क्योंकि उनको था, ब्रिटिश को था यहाँ पर कि हम सेटअप करेंगे अपने बेनिफिट के लिए प्लांटेशंस। तो लोगों को एक्सटेंड करने लगे पैसा कि 100 रुपये एक्सटेंड। तो लोग उस टाइम पर 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, तो उन लोगों को एडवांस में पैसा दिया जाने लगा कि आप जो है कॉटन प्लांट करिए तो आपको जो है पैसा मिलेगा और लॉन्ग टर्म लोन्स मिलेंगे, इससे आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। इस तरीके की चीज़ें तो ये सारे क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। और फिर उसके बाद जैसे ही कॉटन का इंपोर्ट वापस से यूएस में बढ़ता है, यहाँ पर फिर प्रॉब्लम आना शुरू होती है, जो हम लोग अभी आगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हो कि क्या पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रिटिश, है ना, फिर चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। नाउ इसी में आप देखो क्रेडिट ड्राइज अप। अब इसमें क्या होता है कि इंडिया में इन लोगों ने कहा कि ठीक है कॉटन मार्केट स्टार्ट करी है और चीज़ें यहाँ पर लोगों को एक्सटेंड किया है क्रेडिट, तो लोग सेटअप करेंगे प्लांटेशंस के लिए, लोग जो है कॉटन सीड ग्रो करेंगे, कॉटन सीड प्लांट करेंगे ना, कॉटन ग्रो करेंगे। तो आप देखते हो कि ये सारी चीज़ें होंगी। बट तो आप देखते हो कि क्या होता है इंडिया में, जैसे ही वहाँ पे अमेरिका में सिविल वॉर ख़त्म होगा, चीज़ें होंगी, वापस से वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर से चीज़ें शुरू हो जाएंगी प्रॉब्लम करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अब वो चीज़ का डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि अमेरिका से वापस से डिमांड बढ़ गई है, अमेरिका से वो डिमांड फुलफ़िल हो जा रही है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जो चीज़ पहले थी कि एडवांस पैसा मिल रहा था, साहूकार एक्सटेंड कर रहे थे मनी, वन लेंडर्स एक्सटेंड कर रहे थे, अब वो सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो जो लोगों ने पैसा लिया था अब उसको पेमेंट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होगा। जो पहले उन लोगों ने एडवांस ले लिया था जब बूम था आपका कॉटन का कल्टीवेशन का, अब उसको पेमेंट करने के लिए वापस से इनके पास पैसा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट होंगी। तो अब जितने भी रियोट्स थे मैक्सिमम उनमें से सारे के सारे ऑलमोस्ट डेट में आ जाएंगे। ठीक है, सबके पास इतना लोन हो जाएगा कि वो लोग को और लोन लेना पड़ेगा उस लोन को पे करने के लिए। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक,
क्योंकि अब उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है रीपेमेंट की। भाई उनका जब कॉटन का कल्टीवेशन हो रहा है एंड नो देयर इज़ नो बायर प्रेजेंट, तो व्हेन देयर इज़ नो बायर तो हाउ आर दे गोइंग टू पे देयर लोन, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर द एक्सपीरियंस ऑफ अनजस्टिस। अब इसमें क्या होता है, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई ना, कि बात सिर्फ पैसे की नहीं थी कि डेट बढ़ता जा रहा था, डेट के साथ साथ मनी लेंडर्स क्या करते थे कि मनी लेंडर्स पैसे तो लेते थे, वो कहते थे ठीक है तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो अपनी ज़मीन हमको दे दो, तो अपनी कैटल्स हमको दे दो। अब जिसके पास कुछ नहीं है और ये चीज़ें हैं वो अगर दे देगा तो हाउ ही इज़ गोइंग टू सस्टेन हिज लाइफ और अपनी फैमिली को कैसे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे ये चीज़ हो जाती थी। कई बार क्या होता था कि इंटरेस्ट जो चार्ज किया है, जितना पैसा लिया नहीं उससे 10 गुना ज़्यादा तो इंटरेस्ट ले लिया, है ना। मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था, 100 रुपीज़ चार्ज किया और 10% की जगह उसमें 1000 रुपये एक्सट्रैक्ट कर लिया उससे। तो आप सोचो 100 रुपये किसी ने लोन लिया, आप 1000 रुपये पेमेंट वापस कर रहे हो, तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आप देखोगे कि लोन ऑफ ₹100 है और उस पर 2000 रुपये इंटरेस्ट लिया है, तो आप देख रहे हो ना कि इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो लोगों के अंदर एक गुस्सा आ गया कि मनी लेंडर्स जो है वो बहुत ज़्यादा चालाक है एकदम। आप देखो मतलब जैसे कहते हैं ना कि सिचुएशन का एडवांटेज लेना, तो उस तरीके की चीज़ें हैं कि अपने डिसीटफुल पर्पजेस को पूरा करना, है ना, चालाक जिसको आप बोलते हो। तो इस तरीके की चीज़ों से लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मनी लेंडर्स जो है एक्सप्लॉइट सिर्फ करते हैं, है ना। फिर उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता जाता है, और जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम पढ़ी कि लोगों ने अटैक किया साहूकार पे, उनके लोन बुक्स बंद कर दी, तो उन सब का रिजल्ट वही था, ठीक है। फिर आप देखोगे कि 1859 में क्या करते, ब्रिटिश एक लिमिटेशन लॉ पास कर देती है कि लोन बॉन्ड साइन जो होंगे लेंडर्स और रेट्स के बीच में, उनकी वैलिडिटी 3 साल की होगी। दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो सालों साल लोन बढ़ता चला जा रहा है ना, 10 साल 20 साल 30 साल। क्योंकि होता क्या था आपने अभी देखा तो कि 100 रुपये उस टाइम पर बहुत होते थे, उस पर 2000 का लोन, है ना, बहुत ज़्यादा लोन जाएगा। जैसे अगर आपने मान लीजिए 1 लाख का लोन लिया है, उस पर आप जो है 20 लाख रुपए क्यों भरोगे, नहीं भरोगे ना। तो सिंपल सी सेम चीज़ है यहाँ पर भी। देन तो ब्रिटिश ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो साइन होगा कॉन्ट्रैक्ट, वो 3 साल के लोन का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अब क्या हुआ, मनी लेंडर्स ने और दिमाग चलाया, बिकॉज आपको पता है उनको बेनिफिट लेना है, उनको एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो क्या कर देते, हर 3 साल पे नया बॉन्ड साइन करवा लेते थे ओरिजिनल लोन पे। कि जैसे 100 रुपये किसी ने लोन लिया है आपका, ठीक है, आपका 100 रुपये किसी ने लोन लिया, तो इसको 3 साल के लिए कर लिया, ठीक है, 3 साल के लिए कर लिया। अब इसने जो है अगर मान लीजिए पेमेंट नहीं करी, अब इसने 3 साल तक कोई पेमेंट नहीं करी, तो अब आपका ये 100 रुपये है और इस पर 10% मान लीजिए चार्ज लिया, ठीक है। 10% तो लेते थे, ज़्यादा लेते थे, बट मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। तो इनको पे करना चाहिए था 110 रुपये, है ना, 110 करना चाहिए था, बट ये पे नहीं कर पाए। तो मनी लेंडर्स ने क्या निकाली स्ट्रैटेजी कि इसको नया अमाउंट बनाकर कि जो आपका रेत है, जो फार्मर है, उसने 110 रुपये लिए हैं लोन, तो नया लोन अमाउंट जनरेट कर दिया 3 साल के लिए। फिर ये पेमेंट नहीं कर पाएगा, मान लीजिए इस पर 20% का लगा है, तो 110 का 20% करके, है ना, प्लस 20% आप इसका करके ऐड करोगे, तो वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप देखने को मिलेंगी कि उसको फिर नया बना दिया 3 साल के लिए। इस तरीके की चीज़ों से वो एक्सप्लॉइट करते थे, ठीक है, रेत को। तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम जो उन्होंने सोची कि सही हो जाएंगी, वो सही तो नहीं हुई, मैंने जो ब्रिटिश ने सोचा था, क्योंकि उन्होंने नई तरीके का मेथड डिवाइस कर लिया और ये और ज़्यादा ऑप्रेसिव हो गया, क्योंकि उनका लोन अक्यूमुलेट होता जाता था, बढ़ता ही चला जाता था। तो अब लोन नहीं पे कर पा रहे तो उनकी कैटल ले ली, ज़मीन ले ली, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हो रहा है। फिर साथ साथ आप एक चीज़ और देखोगे कि जो डीड्स और बॉन्ड साइन करवाते थे ना, कि बॉन्ड साइन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है कि 3 साल तक वैलिड होना है, इसको इन्फोर्स करते थे आपके मनी लेंडर्स। तो लोगों को इस पर साइन करना पड़ता था। तो लोगों को लगता था कि पहले तो यार ऐसा चीज़ नहीं थी, तो बहुत ईजिली काम हो जाता था, अब जो है ये फिक्स हो गया है, तो ये हमारी हेल्प करने के बजाय इट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो प्रॉब्लम इन्हीं के लिए हो जाती है ना। तो इन लोगों ने क्या कहा कि मतलब क्या लगा इनको कि ये भी चीज़ हमारे लिए ऑप्रेसिव है हेल्प करने के बजाय, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखोगे कि आप पेजेंट्स फिर इससे भी हेट करने लगे कि लोन्स पे साइन करना, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि इसी को उनको बार बार जो है साइन करना पड़ता था और इसी से उनकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती थी।
फिर कई बार आप देखोगे कि कई बार मनी लेंडर्स क्या कराते थे, मनी लेंडर्स अपने आप से लोगों पे ब्लैंक पेपर पे साइन करवा लिया, थंब इम्प्रेशन करवा लिया, इस तरीके की चीज़ें। क्यों? उससे क्या होता था कि लोगों को पढ़ना लिखना आता नहीं था, लोग साइन कर देते थे, तो कई बार उनकी प्रॉपर्टी चली गई, कई बार उन्होंने दिखा दिया कि जो है 100 रुपये का है लोन और उस पर 200% का इंटरेस्ट लगा है। अब लोगों को पढ़ना नहीं आता है, तो पीपल माइट हैव पुट देयर थंब इम्प्रेशन। जब थंब इम्प्रेशन लगा देंगे तो वो चीज़ वैलिड तो है इन द आइज ऑफ लॉ, बट किसी को पता ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती थी, तो प्रॉब्लम लोगों के लिए बढ़ती गई। ठीक है, तो उन लोगों को लगा कि अब उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, तो मनी लेंडर्स जो है साइन करवा लेते हैं, लोन देना पड़ता। तो दैट इज़ वाई पीपल डेवलप्ड अ हेट या रिजेंटमेंट टूवर्ड्स आपके ये डीड्स एंड बॉन्ड्स के लिए। फिर डेक्कन राइट्स कमीशन, फिर एक कमीशन सेटअप होता है डेक्कन राइट्स का, है ना। तो आप देखोगे कि इसको रिपोर्ट सबमिट करनी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1878 में, और इसने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो डेक्कन राइट्स कमीशन जो राइट हुए थे ना, डेक्कन राइट्स के भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि साहूकार के घर जला दिए, उनके जो है अकाउंट्स बुक जला दी। तो ये उसी राइट पर एक कमीशन बना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कमीशन बनाया, सेटअप किया कि आपको ये देखना है कि इसके रीजंस क्या हैं। दिस कमीशन वॉज टू आइडेंटिफाई द रीजंस फॉर द डेक्कन राइट्स, और उन रीजंस को तुरंत सही करने के लिए आप सजेशंस भी देंगे। तो इस कमीशन का ये काम था। ठीक है, कमीशन का ये काम था। और इस डेक्कन राइट्स की रिपोर्ट से और चीज़ों से हमको ये भी पता चलता है हमारे लिए एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, है ना, एज हिस्टोरियंस, हम लोगों के पास डिटेल्स भी आती हैं कि क्या प्रॉब्लम्स उस समय थी, है ना, क्योंकि आपको ये सारे अकाउंट्स ऑफिशियल रिकॉर्ड से मिलते हैं। तो आप ऑफिशियल रिकॉर्ड से एक पिक्चर पेंट कर सकते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम्स उस समय चलती थी, मनी लेंडर्स इस तरीके से पैसा एक्सट्रैक्ट करते थे और लोगों से ज़्यादा अमाउंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। ब्रिटिश की ये पॉलिसीज़ थी। डेक्कन राइट्स में कॉटन का कल्टीवेशन होता था, या प्रॉब्लम उनका हो गई तो लोन बढ़ गया, है ना। ऑल दीज डिटेल्स वर मेंशन्ड इन दिस डेक्कन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट से हमको चीज़ें पता चलती, क्योंकि कई बार आप देखते हो ना कि रिपोर्ट्स, जैसे आप देखते हो कि डॉक्टर आपकी रिपोर्ट बनाता है, तो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है कि पास्ट में आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, चीज़ें क्या है, तो एक कंप्लीट पिक्चर आपकी बॉडी की पेंट हो जाती है दैट योर बॉडी हैज़ सर्टेन डेफिशिएंसीज, योर बॉडी हैज़ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस। तो उन चीज़ों को समझने के लिए ये रिपोर्ट बनती है। तो रिपोर्ट आपकी डिटेल देती है। सेम वॉज द केस विद दिस कमीशंस रिपोर्ट। ठीक है ना। तो अब आपको ये चीज़ समझनी है। तो आपका ये चैप्टर तो यहाँ पर एंड हो गया है। नाउ हम लोग इसके आगे हिस्ट्री का ही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपका पहले हिस्ट्री के कोर्सेज कवर हो जाए। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं आपके डाउट्स को अच्छे से टेकअप करता रहूँगा बढ़िया से। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी क्लास।